नमस्कार, वेलकम टू ज्ञान क्लासेस SRKS में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कुछ 20 प्रश्नों के बारे में। और ये प्रश्न आपके हिस्ट्री से रहेंगे, इतिहास से रहेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। अगर पूरा नहीं देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी छूट जाती हैं, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे वीडियो को, ठीक है। तो चलिए लेट नहीं करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन बोलता है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी थी। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है वो ऑप्शन नंबर ए दंती दुर्ग के द्वारा चित्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दी जाएगी। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स राइट आंसर, ठीक है। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन क्या कहता है ये आपको देखना है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है कि 752 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं कि दंती दुर्ग जो है वो चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय के साथ अनेक अभियानों में भाग लिया और वहाँ से वो अपना अनुभव प्राप्त करता है और उसने चालुक्य के साम्राज्य को समाप्त करके राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये आ गई कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया कि 752 ईस्वी में किया गया था। किसको समाप्त करके किया गया था। तो चालुक्य साम्राज्य को खत्म करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। तो एक हमारा मेन क्वेश्चन के साथ दो और क्वेश्चन हमारे पास मिल गए कि स्थापना कब की गई और किसको हरा करके किया गया था, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन जो हमारा कहता है वो क्या कहता है कि कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश के राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था, है ना। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे और वो 4 ऑप्शन आपके पास एलोरा का शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और एलोरा का शिव मंदिर जो है वो कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। और ये कब बनाया गया, कैसे हुआ, इसकी भी थोड़ी एक्सप्लेनेशन आपको मैं देता हूँ। और ये बोलता है कृष्ण प्रथम का जो शासनकाल रहा वो 756 ईस्वी से लेकर के 774 ईस्वी तक रहा। दंती वर्मन के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम वर्ष 1956 में राजा बना, ठीक है। अब इसके साथ क्या बोलता है कि कृष्ण प्रथम ने शासन हाथों में आते ही वातापी के चालुक्यों को पूर्ण रूप से दमन कर दिया। यहाँ एक स्थान है वातापी, वहाँ पे जो चालुक्य शासक थे उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, दमन कर दिया। किसके द्वारा, कृष्ण प्रथम के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो इसी के द्वारा बनाया गया था। कृष्ण प्रथम के द्वारा ही एलोरा का जो कैलाश शिव मंदिर है वो इसी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन हमारा बोलता है कि सेन वंश की स्थापना किसने की थी। सेन वंश के, इसमें बहुत सारे कंट्राडिक्शन अभी भी हैं। तो कहीं कहीं आपको बल्लभ सेन भी मिलेगा, विजय सेन भी मिलेगा, सूरसेन भी मिलेगा। सूरसेन तो नहीं मिलता है, विजय सेन और बल्लभ सेन आपको मिलेगा बहुत सारे जगहों पे। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर होगा, हम अपने अनुसार जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है, तो सेन वंश की स्थापना जो है वो सामंत सेन के द्वारा किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ आंसर जो है ऑप्शन नंबर
पी सामंत सेन के द्वारा सेन वंश की स्थापना की गई है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है कि सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी, एक जगह राढ़ वहाँ पे की थी। सेन वंश ने 12वीं शताब्दी के मध्य से बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। इस राजवंश ने बंगाल पर 160 वर्षों तक लगभग राज किया था। ठीक है, और ये मूल निवासी जो हैं वो कर्नाटक के थे। ये बंगाल में जाकर के शासन तो किए, लेकिन ये मूल रूप से निवासी जो थे वो कर्नाटक के थे। ठीक है, और इसके जो प्रमुख शासकों के नाम आते हैं वो विजय सेन, बल्लभ सेन और लक्ष्मण सेन का नाम आता है। ठीक है, तो सामंत सेन जो है वो हमारा सेन वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अगली जो प्रश्न है हमारी वो है वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। वल्लभी काल जो है वो किस काल को कहा जाता है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल और नॉन ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त काल को हम लोग वल्लभी काल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो ऑप्शन नंबर ए वल्लभी ये गुप्त काल जो है वो वल्लभी काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगली जो प्रश्न है वो है कि कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे, किस धातु के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, सोने के, चांदी के, तांबे के या सभी के। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सभी। सोने के भी सिक्के चलवाए उन्होंने, तांबे के भी सिक्के चलवाए, चांदी के भी सिक्के चलवाए। तो यहाँ पे तीनों हो जाएंगे हमारे आंसर। चारों मतलब उपयुक्त सभी जो हैं वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ है, ये आप पीडीएफ से देख लेंगे। ठीक है, अगली जो प्रश्न नंबर 6 हमारा कहता है वो कहता है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। अंतिम मौर्य सम्राट जो है मौर्य काल का वो कौन था। तो आपके पास 4 ऑप्शन, अशोक, बृहदस्थ, संप्रति, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बृहदस्थ, जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदस्थ था, जिससे उसके सेनापति सम्राट पुष्पमित्र शुंग ने मार करके शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो ये हो गई। अगली क्वेश्चन जो हमारी है वो है कि अभिधम के कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा। अभिधम के कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा है। तो यहाँ पे मौलवी पुत्तिस्त जो हैं वो इसके बारे में लिखे हुए हैं। ये मौलवी पुत्तिस्त जो है वो कौन थे। तो मौलवी पुत्तिस्त जो बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे, वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी काम इन्होंने करा हुआ था, और अशोक के पुत्र महिद्र के आध्यात्मिक गुरु भी मोगली पुत्र तिस्त थे। तो ये हो गई आपकी क्वेश्चंस। ठीक है, अगली क्वेश्चन नंबर 8 पे जब हम लोग जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता है। किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सत्रामणि, रास्यो, पुत्रष्टि, अश्वमेघ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए सत्रामणि। यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे क्या बोलता है कि वैदिक काल में सत्रामणि यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगली जो क्वेश्चन है हमारी क्वेश्चन नंबर 9 वो क्या बोलता है कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई जो है वो किसके किसके बीच में हुआ था, लड़ी गई थी। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है मीर कासिम,
सादत अली खान द्वितीय, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला। तो आपके पास ऑप्शन है मीर कासिम, ऑप्शन नंबर ए, ये लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे इस लड़ाई के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग कि बक्सर की लड़ाई जो थी वो 22 अक्टूबर 1764 को प्रारंभ हुई मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। यहाँ पे बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ाई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन अब आपके लिए इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है कि ये बक्सर की लड़ाई लड़ी कब गई थी, तो 22 अक्टूबर 1764 से लड़ी गई थी। ठीक है, अगली क्वेश्चन नंबर 10 जो कहता है, वो कहता है निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है वुड्स डिस्पैच, फेडरल आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 और रेल आयोग। तो वुड्स डिस्पैच को जो है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। हमारा आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, वुड्स डिस्पैच। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे और उसके बारे में क्या बोलता है कि सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। जो शिक्षा प्रणाली हमारी चलती थी उस बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक घोषणा पत्र लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेरणा पत्र भेजा। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा की पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था कि सारी जगहों पे अंग्रेजी डाल दी थी पढ़ने के लिए, और अंग्रेजी का नाम भी हम लोग को नहीं पता था। हम लोग तो अंग्रेजी का ई तक नहीं जान पाते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि वहाँ पे विद्यालयों में मातृभाषा में भी पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके लिए इसलिए इस जो रूल था या ये जो प्रेरणा पत्र थी उसे वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना गया। इसी टाइम से प्राथमिक विद्यालयों में जो है कि ये इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं पे बात की जाने लगी, मातृभाषाओं पे बात की जाने लगी। तो ये प्रेरणा पत्र लिखा कब किया था, तो 1854 में लिखा गया था। इन्होंने बात क्या की थी कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृ शिक्षा की पढ़ाई भी होनी चाहिए, मातृभाषा की पढ़ाई होनी चाहिए, और उच्च विद्यालयों में उसके साथ साथ अंग्रेजी की भी पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, अगली क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है, वो कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी। आप सबको पता है कि सुभाष चंद्र बोस एक अपना अंतरिम सरकार बना लिए थे आज़ादी से पहले ही। तो ये कब किया गया था, तो ये 1943 में किया गया था। और इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखें तो क्या बोलता है कि वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों ने, जिसमें जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया था। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार सुभाष चंद्र बोस के अंतरिम सरकार में बनाया गया था। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। इसीलिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी इस वीडियो में साथ साथ लिखे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है उसको थोड़ा थोड़ा बताना आवश्यक है, क्योंकि हम लोगों ने भी बृहद स्तर पे क्लास करा नहीं है। ठीक है, इन सारी टॉपिक्स की एक एक करके धीरे धीरे हमारे पास वीडियो आती चली जाएंगी। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी आप लोगों के लिए और भी सुविधाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, कोऑपरेट करें और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग भी। अगली क्वेश्चन नंबर 12
वो कहता है कि वो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुआ था। नमक कानून को तोड़ने से कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कि उसका प्रारंभ जो है नमक कानून को तोड़ने के साथ ही किया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है इसके एक्सप्लेनेशन के रूप में कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। वह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर जाकर के समाप्त हुई। गांधी जी दांडी में नमक बना करके ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा, क्योंकि इस कानून में क्या बोल दिया गया था कि लोग खुद से नमक नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नमक पे टैक्स लगा दिया गया था, क्योंकि नमक सबको हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि बिना नमक का हम लोग खाना नहीं खा सकते हैं। तो इस पे भी टैक्स लगा दिया गया था। तो इसी के विरोध में दांडी यात्रा निकाली गई थी और 12 मार्च 1930 से प्रारंभ कर करके 6 अप्रैल 1930 तक में ये यात्रा चली। इसके साथ लगा शायद 78 साथी भी गांधी जी के साथ थे और वो साबरमती तट पे जाते हैं। वहाँ पे समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बनाते हैं और यहाँ से उनके कानून को तोड़ते हैं। तो यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ होती है। अगली क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है वो कहता है कि किस समाजवादी नेता ने जेल से भाग करके भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? किस समाजवादी नेता ने जेल से भाग करके भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो आप इनका नाम बहुत फेमस है, आप शायद जानते हो। तो यहाँ से आंसर हो जाए राम मनोहर लोहिया, जिनके नाम पे उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल है, दिल्ली में हॉस्पिटल है। और समाजवादी पार्टी जो है अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का, वो इन्हीं के नाम पे चलते हैं, इन्हीं को वो आदर्श मान करके चलते हैं, हालांकि होता कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से हमारा ये आंसर हो गया। इनके बारे में क्या बोला जाता है कि राम मनोहर लोहिया का जन्म जो है वो 23 मार्च 1910 को हुआ था। वो कहाँ हुआ था? अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। इनकी एक अलग पार्टी थी, वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी जिसको कह सकते हैं। तो इसके सह संस्थापक भी थे और इनका जन्म जो हुआ था वो 23 मार्च 1910 को हुआ था। ठीक है, अगली जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी? ये बहुत कम होता है कि किसी वायसराय की हत्या जो है उनके शासनकाल के दौरान कर दी जाए। तो यहाँ पे एक वायसराय की हुआ था हत्या और इसे लॉर्ड मेयो की हत्या जो है वो उनके शासनकाल के दौरान ही हो गई थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। और इनके बारे में थोड़ा क्या है वो थोड़ा देख लें। तो क्या बोलता है, लॉर्ड वायसराय भारत के एक मात्र ऐसे वायसराय थे। लॉर्ड मेयो यहाँ होगा, सॉरी यहाँ पे मेयो होना है। अगर आप नोट करते हैं तो यहाँ पे मेयो कर लीजिएगा, लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो भारत के एक ऐसे मात्र वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी। ये 1872 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान वहाँ के पठानों के द्वारा वहाँ उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अगली क्वेश्चन नंबर 15 जो कहती है वो कहता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो सिंगापुर में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? ऑफकोर्स आपको सॉरी सिंगापुर नहीं, यहाँ पे जापान है आंसर, मैंने गलत बताया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो वो जापान में की गई थी और ये किसके द्वारा की गई थी ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। ठीक है, या आप लोग इसको देख सकते हैं। नहीं, यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन आपको चाहिए। यहाँ पे आंसर सी नहीं, आंसर बी है। ठीक है, यहाँ पे आंसर बी है, सिंगापुर ही आंसर होगा। यहाँ पे गलती से जापान लिखा गया, यहाँ पे आंसर जो होगा वो सिंगापुर होगा। ठीक है,
ये आप देख लीजिएगा। आगे क्या बोलता है कि भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था। तो किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारतीय टंकन मतलब सिक्के वाली चीजें जो है वो और कागजी मुद्रा अधिनियम पारित किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये चीज़ें पारित हुई थी और इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है वो देख लें। 18 जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। ठीक है, अगली जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। महाद सत्याग्रह जो था उसका नेतृत्व किसने किया। तो उसका नेतृत्व जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ठीक है, और इसके नोट्स के बारे में क्या बोला जाता है कि महासत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। ठीक है, पुर्तगाल वाले लोग पहले बॉम्बे में रह रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको प्राप्त किया। तो 1668 ईस्वी में, कब, 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मुंबई को पुर्तगालियों से प्राप्त कर लेती है, ले लेती है। और इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी कर दी गई। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बना लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। गुलामगिरी पुस्तक जो लिखी थी वो लिखे थे ज्योतिबा फूले ने, इन्होंने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर। गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना इन्होंने की थी और ये पुस्तक जो क्यों की गई थी ये देखिए। तो ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक अमेरिका में दास प्रथा पर आधारित थी। यह पुस्तक किस पे आधारित थी, दास प्रथा। कहाँ की दास प्रथा, तो अमेरिका की दास प्रथा। और कब लिखी गई, 1873 में लिखी गई। ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। तो एक साथ 3-4 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, अगले जो प्रश्न है वो आज के आखिरी प्रश्न हो गया हमारी, वो है भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया था। तो भारतीय पुरातत्व को अस्थायी संस्था जो बनाया गया तो वो बनाया गया था 1906 ईस्वी में। ठीक है, 1906 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था को बना दिया गया था। और इसके बारे में थोड़ी सी कहानी है क्या कि ये एलेक्जेंडर कनिंघम ने 1806 ईस्वी में इसको 1906 ईस्वी में इसको क्या बोला गया, स्थायी संस्था के रूप में बनाया गया था। इसकी स्थापना जो है 1861 ईस्वी में एलेक्जेंडर ने किया था। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और भी बेहतर तरीके से वीडियो लाने की कोशिश की जा रही है, थोड़ी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को वॉच किया है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की आ रही हैं और भी आगे आती जाएंगी। आपको जितना हो सकता है उतना मदद किया जाएगा। हमारे चैनल पे क्लास 9th 10th 11th 12th की भी क्लासेस करवाई जाती हैं। तो जो बच्चे क्लास 9th 10th 11th 12th के वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।